हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसके क्लासेस में। तो आप सभी को पता होगा कि आरआरबी ने ग्रुप डी की भर्ती निकाली है, ठीक है जी। और ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी द्वारा, उन सभी क्वेश्चन के आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने भी आरआरबी के प्रीवियस क्वेश्चन है उन सभी की हम प्रैक्टिस करेंगे ग्रुप डी के लिए। और ग्रुप डी के भी जितने भी आरआरबी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हमने लिया है, और आरआरबी द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज की क्लास। जितने भी आरआरबी द्वारा प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी की क्या करेंगे, आज हम रिवीजन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो आरआरबी द्वारा पूछा गया है कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो औपनिवेशिक शासन की सबसे पहले स्थापना की बात की जाए तो वो आपकी हुई थी बंगाल में, ठीक है जी। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। आप सभी को पता होगा कि अंग्रेज किस उद्देश्य से आए, तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए। और उन्होंने सबसे पहले व्यापार करने के लिए फैक्ट्री वैक्ट्री कारखाने खोलने की स्थापना कहाँ पे की शुरुआत, तो उसकी शुरुआत की थी कहाँ पे, बंगाल में, ठीक है जी। तो औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ से हुई, तो बंगाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आपके 2021 में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में, किसके द्वारा, तो आरआरबी द्वारा, ठीक है जी, रेलवे द्वारा। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपका अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश नदी के तट पर स्थापित किया गया था। मतलब जो 1661 में अंग्रेजों द्वारा कारखाना खोला गया था उसकी सबसे पहले किस नदी के किनारे स्थापना की गई थी। तो आप सभी को पता होगा कि बंगाल में सबसे पहले औपनिवेशिक काल की शुरुआत हुई, मतलब कारखाने फैक्ट्रियाँ लगाने की शुरुआत अंग्रेजों ने कहाँ से की, तो बंगाल से की। और बंगाल में हुगली नदी के किनारे, ठीक है जी, हुगली नदी के तट पर ये कहाँ क्या किया गया, तो कारखाने खोले गए, ठीक है जी। तो इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे कि अंग्रेजों द्वारा कारखाना कब लगाया गया, पहला तो 1651 में, और किस नदी के तट पर, तो हुगली नदी के तट पर। और ये हुगली नदी कहाँ पड़ती है, तो बंगाल में पड़ती है, ठीक है जी। मतलब सबसे पहली कारखाना बंगाल में खोला गया, 1661 में खोला गया, और हुगली नदी के तट पर, ठीक है जी। तो आपके 3 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। क्या करता है आरआरबी, इन्हीं क्वेश्चनों को घुमा देता है। अब इस बार हो सकता है कि पूछ ले कि सबसे पहला कब खोला गया, तो 1651 में खोला गया, ठीक है जी। कहाँ खोला गया, तो बंगाल में खोला गया। किस नदी के तट पर, तो पूछ ही रखा है 2021 में, ठीक है जी। तो ये हुगली नदी के किनारे पे पूछा गया, ठीक है जी। तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे समझ के, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके सारे जीके जीएस के रेलवे द्वारा सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप सभी को, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 3 है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला। देखिए सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला, तो मसूलीपट्टनम में। उस प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बात हुई, तो बंगाल का पहला कारखाना तो 1651 में, ठीक है जी। कंफ्यूज नहीं होना, ये कंफ्यूजन थोड़ी बहुत बनी रहती है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि बंगाल में सबसे पहले खोला गया था 1651 में, लेकिन भारत में पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस कारखाने में अंग्रेज ने सबसे पहला तो 1611 में खोला था, और कहाँ पे खोला था, तो मसूलीपट्टनम में, ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पहला 1611 में मसूलीपट्टनम में, बंगाल में सबसे पहले तो 1651 में, बस इतना सा याद रखना। और किस नदी के तट पर, तो हुगली नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 4, कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज करने वाला था वो कौन था, तो वो था आपके वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने ही भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है जी। और ये कहाँ से थे, तो ये यूरोप से, मतलब पुर्तगालीन थे, ठीक है। पुर्तगालीन जो व्यक्ति थे, पुर्तगालीन व्यक्ति थे वास्को डी गामा, और इन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये भी आपके क्वेश्चन पूछ रखा है 2021 में के सेकंड शिफ्ट में पूछा, और ये भी आरआरबी द्वारा पूछा गया है, ठीक है जी। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है, 5, किस भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी। देखिए अभी जस्ट वही क्वेश्चन है कि किसने की थी, तो पुर्तगाली थे,
कौन थे, तो खोजकर्ता कौन थे, तो वास्को डी गामा थे, और वो कहाँ के थे, तो पुर्तगालियन थे। ठीक है जी, तो आपका ये भी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, कि वो पुर्तगालियन थे जिन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की सबसे पहले खोज की थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई। तो गोवा पे सबसे पहले पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। ठीक है जी, और सबसे पहले उन्होंने कब्जा किया और इसको सबसे लास्ट में स्वतंत्रता मिली किसको, तो गोवा को। सबसे पहले गोवा को, सबसे लास्ट में गोवा को क्या मिला, स्वतंत्रता मिला। कब मिला, तो 1661 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, कि 1661 में गोवा को क्या मिला, तो स्वतंत्रता प्राप्त हुई किससे, तो पुर्तगालियों से। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि गोवा पर सबसे अंतिम में जाने वाले कौन थे, तो सबसे अंतिम में कौन गए हैं 1661 में, क्योंकि सब तो चले गए थे, तो सबसे अंतिम में कौन गए, तो पुर्तगालियन गए। कब गए, तो 1661। आपका अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया। देखिए कब्जे का पूछ रहा है, अभी हमने क्या देखा कि स्वतंत्रता कब मिली, ठीक है, गोवा को, और अब पूछ रहा है कि इसका कब्जा कब किया गया। तो कब्जा कब किया गया, तो 1510 में गोवा पर कब्जा किया गया था, और 1961 में इसको क्या मिला, आज़ादी मिली गोवा को। तो ये भी दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 1510 में गोवा पर कब्जा किया गया किसके द्वारा, तो पुर्तगालियों द्वारा, और पुर्तगालियों से गोवा को आज़ादी कब मिली, तो 1961 में। ठीक है जी, दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। ये देखिए आरआरबी द्वारा 2018 में पूछा गया ग्रुप डी में, और ये 2021 में भी पूछा गया, तो 3 साल के अंतर में क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है जी, इसलिए हम आपको 2021 का और 2022 का करवा रहे हैं, क्योंकि 2025 चल रहा है, तो 3 साल में क्या करता है, क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाए, जीके जीएस के। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु उसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया। बताइए वो कौन सा, मतलब इस कहने का तात्पर्य है कि वो कौन सा खोजकर्ता है जो भारत आना चाहता था लेकिन वो गलती से कहाँ पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। तो वो व्यक्ति थे आपके क्रिस्टोफर कोलंबस। ये क्या करते थे, ये इन्होंने जब भारत की खोज में निकले तो ये अफ्रीका के तट पर पहुंच गए। ठीक है जी, तो उन्होंने उनको क्या कहा, ब्लैक इंडियंस के नाम से उनको पुकारा, उनको मतलब ब्लैक इंडियंस कहा। ठीक है जी, उनको किस नाम से पुकारा गया, ब्लैक इंडियंस। तो वो कौन से व्यक्ति थे, तो वो क्रिस्टोफर कोलंबस थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3। ये भी 2021 में पूछा गया है। ठीक है जी, तो इस बार इसका क्या है, पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। जितने भी 2021 के हैं वो रिपीट होने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि 2-3 साल में क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, रिपीट कर दिए जाते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। देखिए किस शहर में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, कौन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है जी, तो वो स्थापित करने वाले थे दिल्ली में। ठीक है जी, तो व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था, तो दिल्ली में स्थापित किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कब पूछा है, ये 2021 में पूछा गया है। ठीक है जी, सॉरी, इसका आंसर दिल्ली नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, सूरत। ठीक है जी, ईस्ट इंडियन कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला वास्तविक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि व्यापारिक केंद्र जब फैक्ट्री स्थापित की जा रही थी तो कलकत्ता में की थी, लेकिन व्यापारिक केंद्र जो स्थापित की थी वो की थी सूरत में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, सूरत। ठीक है जी, दिल्ली नहीं है, सूरत है। ठीक है जी, ये गलत है, सूरत है। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया, कि मतलब इंग्लैंड की जो रानी थी उनको महारानी, भारत की महारानी कब घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया था 1877 में। कब किया गया, तो 1877 में जो इंग्लैंड की महारानी थी उसको भारत की महारानी घोषित कर दिया गया 1877। तो इम्पोर्टेंट है कि जो इंग्लैंड की रानी थी उसको महारानी 1877 में घोषित किया गया, कहाँ का, तो भारत का। ठीक है जी, ये आपके ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है। ठीक है जी,
अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। तो मतलब ऐसे वो कौन सी कंपनी है जिसको सिर्फ ईस्ट इंडिया के साथ ही व्यापार करने की अनुमति दी गई थी? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? सबसे पहली बात है, ये इंग्लैंड की महारानी द्वारा सिर्फ एक ही कंपनी को ईस्ट में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, वो थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम ही क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। महारानी ने यह ऐलान किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ क्या कर सकती है? भारत के साथ या भारत के जो ईस्ट में जितने भी प्रदेश पड़ते हैं उनके साथ व्यापार कर, मतलब ईस्ट में जितने भी देश पड़ते हैं उनके साथ व्यापार कर सकती है। तो कौन सी कंपनी थी? तो ओनली ऑन ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो केवल भारत मतलब ईस्ट में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ये आपको ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है, रेलवे द्वारा, कब? 2018 में और फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है जी। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। मतलब जब फ्रांसीसी के नेतृत्व ने जब फ्रांस ने कब्जा कर लिया था तो पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कहाँ पे लड़ा गया था हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो लड़ा गया था मद्रास में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, कि ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो मद्रास में लड़ा गया था कर्नाटक का पहला युद्ध, ठीक है, जिसमें क्या किया? फ्रांसीसी जो थे उन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये युद्ध महाराष्ट्र में होता था। ऑप्शन सही क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपके ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी द्वारा। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया जब कंपनी बनाई गई थी तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो उस समय भारत का शासक था अकबर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उस समय कौन सा शासक था? तो अकबर शासक था, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट लग रहा है, ठीक है जी, इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट लग रहा है। मैं आपको कल वाली वीडियो में चेक करके बता दूंगा, आप इसको याद न करिएगा। मेरे हिसाब से इसका औरंगजेब होगा, ठीक है जी। तो इसमें मेरे को डाउट है, इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा, कल की वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है याद रखिएगा? क्वेश्चन नंबर है 13, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी भू सीमा किसके साथ साझा करता है भारत? तो आप सभी को पता होगा कि सबसे लंबी भूमि सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ भारत साझा करता है, ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी भूमि सीमा साझा करता है। ये 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है जी। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, किसके द्वारा? तो आरआरबी द्वारा। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की लगभग 1.5 किलोमीटर थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। पड़ोसी देश से कितनी सीमा जुड़ी हुई है? तो पड़ोसी देश पहली बात तो हमारे कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, उसके बाद चीन है, उसके बाद अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है जी। तो ये इन सभी को टोटल करके कितनी सीमा जुड़ी हुई है? तो वो जुड़ी हुई है 15,106 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, कि 15,106 किलोमीटर, ठीक है जी। ये 2012 में पूछा गया है, 12 कह रहा हूँ, 2022 में क्वेश्चन ये क्या है? आरआरबी द्वारा पूछा गया है, ठीक है जी। तो सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, 15,106 किलोमीटर भारत की क्या लगती है? थल सीमा लगती है पड़ोसी देशों से। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की मानक यमोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? मतलब भारत की जो मानक समय रेखा है वो किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिर्जापुर से। जो भारत की समय रेखा है वो किस स्थान से होकर गुजरती है? तो मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपके ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 के एग्जाम में,
ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2022 में 3 साल के गैप में रिपीट करते हैं क्वेश्चन, तो इसको जरूर आपको याद करके जाने की। मानक यमुनोत्तर रेखा जो है वो भारत के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत और दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के डैश भाग पर फैला हुआ है, तो कितना प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है तीसरा देश, तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2.3%। कितना है, तो 2.3%। जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा देश है, दक्षिणी एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है भारत, जिसकी क्षेत्रफल कितना है, तो 2.4 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 2 पॉइंट कितना दे रखा है एनसीईआरटी में, 4 दे रखा है, लेकिन इसमें इसने क्या उत्तर माना है, तो इसका माना है 2.3। ठीक है जी, तो हम इसके हिसाब से चलेंगे। सबसे वैसे भी 2.3 और 4 में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो सबसे क्लोज उत्तर वही है और इसने माने भी यही है। ठीक है जी, आपको वैसे याद करके चलना है 2.4। ठीक है जी, तो भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है पूरे पृथ्वी पर, तो 2.4। ठीक है जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडी आवासीय स्थान है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है भारत में, तो सबसे ठंडा स्थान है द्रास। द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है, तो ये भी याद रखना, क्योंकि ग्रुप डी में 2022 में ये भी क्वेश्चन क्या है पूछा गया है। तो वो स्थान कौन सा है, द्रास, क्योंकि 3 साल में अधिकतर क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होते हैं। तो इसके माध्यम से इस क्वेश्चन को हम याद करके चलेंगे। ये हमारा वीवीआई क्वेश्चन हो गया कि द्रास भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है। ठीक है जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है जी, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, ये भी ग्रुप डी में 2022 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो वो त्रिपुरा से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, लेकिन वो उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमसे क्या पूछा है, नहीं पूछा है। ये जरूर देखना है क्वेश्चन में नहीं, क्योंकि नहीं वाला अधिकतर गलत मतलब हो जाते हैं, पढ़ने में नहीं आता एग्जाम के देते समय। तो नहीं जरूर ध्यान से देखना है कि ये नहीं तो नहीं पूछा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं, तो वो है आपका उड़ीसा, क्योंकि वो तो त्रिपुरा से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है और राजस्थान से भी गुजरती है, लेकिन कहाँ से नहीं गुजरती, तो वो उड़ीसा से नहीं गुजरती। ठीक है जी, ये ग्रुप डी में पूछा गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की भू सीमाएं कितने देशों से साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है जी, भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका 7, कि 7 देशों के साथ भारत की भू सीमा जुड़ी हुई है। अभी हमने पीछे देखा था कि कितने किलोमीटर थल सीमा साझा करती है, तो 15,106 किलोमीटर सीमा साझा करती है। और ये कितने देश है टोटल मिला के, तो ये टोटल है 7 देश। तो सही उत्तर क्या है 7। इसमें कौन कौन हो गया, तो आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, नीचे बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। तो कितने हो गए देश, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, तो ये 7 देशों से क्या बनाती है, सीमा बनाती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। तो हम सभी आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो रेलवे द्वारा एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है कि कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि अब नेपाल की बात हो रही है, पहले किसकी बात होती है, देशों की बात होती है, कितने देश की सीमाएं भारत से जुड़ी हुई हैं। तो अभी हमने देखा 7 देशों की, लेकिन नेपाल से कितने देशों की सीमाएं जुड़ी हुई है। नेपाल एक अलग देश है, लेकिन कितने देश की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 5 कि 5 राज्यों की सीमाएं किससे जुड़ी हुई है, नेपाल से जुड़ी हुई है। एक उसमें आपका उत्तराखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और कौन सा झारखंड है, और एक और कौन सा है, एक और का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो 5 राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तट सहित भारत के समुद्री तट पर लगभग कुल लंबाई कितनी है। जो मतलब लक्षद्वीप से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उस तक की भारत की समुद्री सीमाएं की लंबाई कुल कितनी है। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है 7517 किलोमीटर। कितनी है, 7517 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 75,0517 किलोमीटर। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये भी 2020 में पूछा गया है रेलवे द्वारा। ठीक है जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत का? तो सबसे दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है जी, दक्षिणतम बिंदु। और जो उत्तर में स्थित बिंदु है उसको क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। ठीक है जी, ये 2 क्वेश्चन भी अधिकतर पूछे जाते हैं कि इंदिरा कॉल किसे कहते हैं और इंदिरा पॉइंट किसे कहते हैं। जो उत्तर के सबसे प्रारंभिक बिंदु है उसको कहते हैं इंदिरा कॉल, और जो दक्षिण में सबसे बिंदु है, सबसे लास्ट का पॉइंट, उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध और डैश भाग में स्थित है। मतलब भारत किस गोलार्ध में स्थित है और किस भाग में है पड़ता है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग में पड़ता है। ठीक है जी, इसमें इसने उत्तर ये लगाया लेकिन ये गलत है। भारत दक्षिणी भाग में नहीं पड़ता। भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध के दक्षिणी भाग में पड़ता है। ठीक है जी, उत्तरी गोलार्ध के दक्षिणी भाग में भारत क्या है? पड़ता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? मतलब भारत का मानक समय रेखा क्या है? तो आप सभी को पता होगा जो 0 डिग्री किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड के एक स्थान है, वहाँ पे समय क्या माना जाता है? उस स्थान को 0 माना जाता है। और वहाँ से भारत कितना आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट वहाँ से क्या है? भारत आगे है। तो भारत इसमें क्या है? प्लस है। तो भारत का मानक समय रेखा क्या है? 5.5 घंटा आगे, तो 5.5 घंटा प्लस में। ठीक है जी, तो 5.5 घंटा भारत क्या है? आगे है। जो 0 डिग्री जो जहाँ पे टाइम है वहाँ से भारत कितना है? तो 5.5 घंटे आगे है। तो आप सभी को क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जीके जीएस और रेलवे की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए आपको मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जिसमें और आरआरबी के नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, जो आरआरबी द्वारा पूछे गए होंगे वो सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे? कल और प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।